हे गाइस, वेलकम बैक। मैं फिर से आपको पढ़ाने आया हूँ। आज का टॉपिक है साइलेंट फीचर का पार्ट 2 है ये, ठीक है। और प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब। वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना। प्लीज़ लाइक करोगे तो मेरी वीडियो का फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा और भी लोग देखेंगे। प्लीज़ लाइक कर दो। अच्छा, आज चलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल भाई, इसको पहले फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये राइट्स फंडामेंटल हैं लैंड के, और ये राइट प्रोटेक्ट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करते हैं। और ये राइट भी फंडामेंटल होता है कि किसी पर्सन के डेवलपमेंट के लिए, तभी इसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स कहाँ होते हैं? पार्ट 3 में है। प्लीज़, मैंने पार्ट्स की वीडियो डाली हैं। अगर पार्ट्स की वीडियो किसी ने देखी ना हो, प्लीज़ देखें, क्योंकि मैंने ट्रिक भी बताई है उसमें कि किस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। ओके, अच्छा, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं? ये आर्टिकल 12 से 35 तक होते हैं। और फंडा राइट इसको हमने नीचे कैटेगरीज में बांटा गया है। राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 तक है। ये आप प्लीज़, मैं इस पे एक ट्रिक भी बनाऊंगा, हाउ टू रिमेंबर दीज थिंग्स। और इनके अंदर जो आर्टिकल्स हैं जैसे 14 टू 80, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ। ट्रिक आप आराम से याद कर लोगे। मैं आपको ट्रिक 12 आर्टिकल्स लेके 35 आर्टिकल तक ट्रिक्स हैं वो बताऊंगा, ठीक है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, ये आर्टिकल कौन से है? 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28। कल्चर एंड एजुकेशन राइट भी दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सभी फंडामेंटल राइट्स हैं। कल्चर और एजुकेशन राइट्स भी दिए गए हैं, कौन से आर्टिकल में है? 29 टू 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये भी एक फंडामेंटल राइट, किस आर्टिकल के अंदर है? 32 आर्टिकल। अच्छा बताइए, अब अगर ये आर्टिकल हमें मिले हैं, अगर एग्जीक्यूटिव्स यानी जो लेजिस्लेचर हैं, अगर इन आर्टिकल्स को हनन करे, इन आर्टिकल को हमसे छीने, तो इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? इसको प्रोटेक्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? हम क्या कर सकते हैं? रिट डाल सकते हैं। हैबियस कॉर्पस हो गया, यानी कि एक पर्सन की बॉडी में को कहते हैं हैबियस कॉर्पस। कॉर्पस हो गया बॉडी, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि किसी ने किसी को कैद किया हुआ है, या कोई लेजिस्लेचर भी हो सकता है, या पुलिस हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट इश्यू करेगा हैबियस कॉर्पस की, अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। कौन सा? राइट टू फ्रीडम, है ना। उसके बाद लेकिन ये पूरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब ये थोड़ी कि ये फंडामेंटल राइट दिए गए हैं ये पूरे टाइम तक रहेंगे, मतलब कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं रहते हैं। इसमें हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई है। इसको हम कर्टेल भी कर सकते हैं, यानी इसको कई सर्कमस्टेंसेस में हटा सकते हैं, और रिपील भी पार्लियामेंट कर सकती है। लेकिन जुडिशियल ने बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर में इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाता है? फंडामेंटल राइट्स को एबॉलिश किया जाता है। लेकिन कौन से फंडामेंटल राइट्स रहते हैं? आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। मैं इसके बाद से आपको MCQ भी कराऊंगा। प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको पॉलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे है अगला फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का क्या मतलब है? डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को डायरेक्शन देना। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया कि स्टेट को ये आर्टिकल्स एक डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन मतलब स्टेट को गाइड करते हैं कि आपका एम क्या है, आप क्या करने आए हो, आपको अचीव क्या करना है। ये हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एक्चुअली क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ना क्या होते हैं, टकरार होती है। यानी कि गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर देती है, और सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अंडरमाइन कर देता है। इस पे काफ़ी केसेस आए हैं, ये भी मैं आपको अलग से एक टॉपिक है, इस पे मैं पढ़ाऊँगा। इस टॉपिक का नाम जैसे केशवानंद भारती केस आया था, वो इसी के ऊपर है
कि फंडामेंटल राइट्स ऊपर है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऊपर है। अच्छा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था, नोवल फीचर। किसको कहा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट 4 में है, ठीक है। इसको वैसे बांटा ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, सोशलिस्ट, लिबरल एंड गांधीयन, ऐसे अकॉर्डिंग टू हमें अच्छे से याद हो जाए कि ये किस किस में क्या क्या कैटेगरी हैं। एक सोशलिस्ट है, एक लिबरल है, एक है गांधीयन व्यू है। ये आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक चैप्टर आएगा, मैं उसमें भी ये एक्सप्लेन करूँगा। सोशल ये प्रमोट क्या करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है, सोशल और डेमोक्रेसी। प्लीज़ आप मेरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको डेमोक्रेसी का एक चैप्टर लेक्चर मिलेगा, उसी में मैंने सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एक्सप्लेन की है। ये नॉन जस्टिबल है, यानी कि अगर इसमें एक प्रोविज़न है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आप बताइए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क क्या हमारे यहाँ पे इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है, नहीं ना होता। तो क्या हम इसको हम कोर्ट में जा सकते हैं, भाई इक्वल लड़की ऐसे जा सकती है कि मुझे इक्वल पे नहीं मिली, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये वहाँ पे लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, ये नॉन जस्टिसेबल है, ये वो लड़की इसमें क्लेम नहीं कर सकती। ये नीचे लिखा हुआ नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, येट फंडामेंटल राइट्स को गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में कंट्रीब्यूट करता है। वही मैं बताया कि ये डायरेक्शन देता है स्टेट को, ठीक है। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। जैसे कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसमें पंचायत का जिक्र है, पंचायत है। अब पंचायत ये है तो इसको स्टेट ने कैसे इम्प्लीमेंट किया, स्टेट ने लाए ना 73 अमेंडमेंट एक्ट, 70, ठीक है ना, 73 अमेंडमेंट एक्ट, 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल, 74 अमेंडमेंट एक्ट लाए हैं कि नहीं। इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में पंचायत का एक प्रोविज़न है, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट ने 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट लाए हैं। मिनर्वा मिल्क केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बेड रॉक है, यानी कि ये एक नींव है किसकी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। कौन बेड रॉक है, एक तरफ से फंडामेंटल राइट्स, एक तरफ से हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एक क्या है, बेड रॉक है। अगला कैरेक्टरिस्टिक आ गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। एक्चुअली क्या हुआ था, सवरन सिंह कमेटी, ये भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल चैप्टर है, ये भी पढ़ाऊंगा मैं। सवरन सिंह कमेटी को बैठाया गया था इंदिरा गांधी ने, उसने कहा था बताइए कि सिटीजन्स की क्या ड्यूटीज़ बनती है अपने नेशन के प्रति। तो उन्होंने सुजेस्ट किए थे कुछ मेजर, और वो मेजर को इम्प्लीमेंट किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये इंटरनल इमरजेंसी के दौरान आए थे, ठीक है, 1975 to 1977। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। ये उसके बाद ये कौन से पार्ट में है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, वो एक्चुअली थी कि अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की ड्यूटी, ठीक है ना। ये कौन से आर्टिकल में है, पार्ट में है, पार्ट 4A आर्टिकल 51A। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, ये भी कभी कभी पूछ सकते हैं। ड्यूटीज़ ये नॉन जस्टिसेबल है, ये भी याद रखो प्लीज़, ये याद रखना कौन जस्टिसेबल है कौन नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिसेबल है। अगला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेकुलर स्टेट। अब सेकुलर क्या होता है, सेकुलर ये होता है कि रिलीजन अलग से और स्टेट अलग से, दोनों का कोई भी ताल्लुक या दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। फॉलोइंग जो प्रोविज़न है वो सेकुलर कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था, सेकुलर वर्ड ऐड किया गया था, आर्टिकल्स नहीं ऐड किए गए थे, ठीक है ना। प्रेम्बल भी बताता है कि अपने सिटीजन्स को लिबर्टी देगा, बिलीफ, उनके जो अपने बिलीफ हैं, फेथ हैं और वर्शिप हैं, उसको अपने सिटीजन्स को लाइबर्टी मीन्स आज़ादी देता है कि जाके वो अपने बिलीफ हैं, जो भी फेथ हैं, जो भी वर्शिप है वो कर पाएँ। स्टेट शैल नॉट डिनाई, आर्टिकल 14 है ये, कि शैल नॉट डिनाई पर्सन शैल नॉट डिनाई पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि सभी पर्सन एक लॉ के एक समान है और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। ये आर्टिकल 14 है, ये भी सेकुलर हमें बताता है स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 16 आर्टिकल है, ये भी सेकुलर बताता है, ठीक है। हम और कौन सा आर्टिकल हमें सेकुलर बताता है, 25 आर्टिकल, ये मैं आपको फंडामेंटल राइट्स में और भी अच्छे से बताऊंगा। राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस
एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कोई भी अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रीच कर सकता है और उसको फैला सकता है, लेकिन इसमें फोर्स कन्वर्शन नहीं है। फोर्स कन्वर्शन होगी तो स्टेट का एक्शन आएगा। आप सभी रिलीजियस डोमिनेशन को हक है कि वो अपने रिलीजियस डोमिनेशन को मैनेज कर पाए। मैनेज का मतलब उसकी देखभाल कर पाए, क्या उसमें क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे रूल एंड रेगुलेशन वो कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में कहा गया है एनहेंस सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द प्रेस्टीज ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक है ना, इसकी वजह से ये हमारी एनहेंस होता है। नो पर्सन कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस। ठीक है, कोई भी पर्सन को कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मैंने रिलीजियस नहीं लिखा हुआ, कंपेल नहीं कर सकती ये टैक्स पे करने की। आर्टिकल 27 में कहा है कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी भी गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट्स द्वारा मेंटेन होते हैं उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 28 में कहा है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन किसी रिलीजियस संस्था के द्वारा अपनाए गए वहाँ पे दे सकते हैं जो उनके बारे में मेंटेन किए जाते हैं। आर्टिकल टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। एक्चुअली क्या होता है, ट्राइबल पीपल्स होते हैं, उनकी लैंग्वेज भी अलग होती है, उनकी स्क्रिप्ट भी अलग होती है, उनका कल्चर भी अलग होता है। उनको प्रिजर्व करने के लिए हमारे में ये आर्टिकल 29 दिया गया है। एक्चुअली देखो, ट्राइबल जो पीपल्स होते हैं उसमें जैसे है PVTGs, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये ग्रुप की पॉपुलेशन बहुत कम होती है, इनका जो एग्रीकल्चर का होता है वो भी प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव का मतलब बड़ा पुराना एग्रीकल्चर का होता है। ये जंगल को बर्न करते हैं, उसमें सीड फेंक देते हैं, उसमें से उगाते हैं, और इनकी वजह से इनको पैदावार तो बहुत कम होती है और इनकी बीमारियाँ भी बहुत होती हैं और इनकी पॉपुलेशन घटती जा रही है। इसकी वजह से इनकी लैंग्वेज पे ख़तरा आ गया है, इनकी स्क्रिप्ट पे खतरा आ गया, इनके कल्चर पे खतरा आ गया। ऐसे कहा जाता है कि जितने भी पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं जो 75 इन नंबर हैं, उनका एक्सटेंट होने के चांसेस हैं। तो इस राइट की वजह से हम इन पे क्या कर सकते हैं, इनको कंजर्व कर सकते हैं। ऑल माइनॉरिटी राइट्स टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द चॉइस वो कर सकते हैं। एक्चुअली कोई भी जो माइनॉरिटी है उनको हक है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 30 में लिखा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी सेकुलर के अंदर आता है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी के लिए एक समान कानून। ठीक है, अच्छा, अब जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो तो स्ट्रिक्ट कहती हैं कि स्टेट अलग से और रिलीजन अलग से। ठीक है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट शो करता है, लेकिन इंडियन का एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव है कि इंडिया जितने भी रिलीजन्स हैं उनको इक्वल रिस्पेक्ट देगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो कुछ एक्शन भी ले सकता है ताकि रिलीजियस की कुछ प्रैक्टिसेस जो हनन करती हों इंसान के राइट्स को, उसको रोका जा सके। जैसे कि सती सिस्टम हो गया, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया। ठीक है, जैसे कि टेम्पल एंट्री हो गया। इसमें स्टेट इंटरवेंशन कर सकती है और इसको हटा सकती है और हटाया भी है। तो ये हमारा ये कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, एबॉलिश द ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा सेकुलरिज्म। अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज। इसमें क्या है, एवरी सिटीजन हु इज़ लेस देन 18 ईयर ऑफ एज, उसमें क्या है, उसको वोट करने की हक है। किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कास्ट, रेस और रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी और वेल्थ के मामले में। ठीक है, और ये कौन से अमेंडमेंट में लाया था, 18 साल को 21 साल से, पहले 21 साल थे, 21 साल से 18 साल में घटाया था। कौन से अमेंडमेंट में, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये इसकी 21 एज 18 एज में कन्वर्ट हुई थी। और प्लीज़ ये सभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये शॉर्ट नोट्स हैं किसके, ये शॉर्ट नोट्स हैं लक्ष्मीकांत के। प्लीज़ पहले आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, फिर देखिए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको फिर पता लगेगा कि मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
आगे है सिंगल सिटीजनशिप, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है। सिंगल सिटीजनशिप क्या है कि एक स्टेट है, उसके बाद ये है इंडिया, ये बहुत सारी स्टेट्स हैं, लेकिन जब जो इंडियन है ना वो सभी स्टेट में भी एक ही क्या है उसका सिटीजनशिप है। अगर जो इंडिया का सिटीजनशिप है इसका मतलब वो सभी स्टेट का सिटीजनशिप है। लेकिन यूएस में क्या है कि सभी स्टेट की अलग अलग सिटीजनशिप होती है, स्टेट की अलग होती है और सेंटर की अलग होती है, दो सिटीजनशिप होती है वो यूएसए में फॉलो होती है, ठीक है ना। ही इज़ नॉट ओनली द सिटीजन ऑफ यूएसए बट आल्सो सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ सभी सिटीजन्स इंजॉय करते हैं सेम पॉलिटिकल सिविल राइट्स ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है ना। लेकिन इसके तहत भी हमें देखा गया कि कम्युनल राइट्स होते हैं, क्लास कन्फ्लिक्ट होते हैं और कास्ट में लड़ाइयाँ होती हैं। इसके बावजूद भी क्यों वो हमें नहीं पता, आप इससे मेरे से अच्छे जानते हैं। अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है इंडिपेंडेंस बॉडी। देखिए जी, अगर डेमोक्रेसी है, ठीक है, लेजिस्लेचर है, वो अपनी मनमर्जी करेंगे तो इनको अकाउंटेबल कौन ठहराएगा? ये बॉडीज़ करप्शन को कम करेंगी, ये बॉडीज़ इलेक्शन अच्छे से कराएंगी, ये बॉडी क्वेश्चंस करेंगी इसको। हालांकि आजकल की जो मीडिया है वो बाइस्ड कहलाई जा रही है कि वो अपना फंक्शन सही से नहीं कर रही है। अब देखेंगे इंडिपेंडेंट बॉडी कौन कौन सी, इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है ना, वो इलेक्शन में काम करती है। इसका आर्टिकल है 324। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, ये ऑडिट करता है कि स्टेट ने कौन कौन से खर्चे किए हैं, क्या खर्चे वो सही किए हैं कि नहीं, ठीक है ना। सभी सेंट्रल स्टेट के अकाउंट्स को चेक करता है ये, ठीक है। उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्या करता है, हाई जो एग्जीक्यूटिव या हाईएस्ट पोस्ट हैं उसमें ये रिक्रूटमेंट कराता है। अच्छा, और ऑल इंडिया पूरे इंडिया में कराता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये अपनी स्टेट में करवाती है, जैसे हमारी JKPSC होगी, ठीक है ना। उसके बाद आ गया इमरजेंसी प्रोविज़न, हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, अगर हमारी इंडिया की अखंडता यानी कि उसकी यूनिटी, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी इंटीग्रिटी, अगर एकता को बचाना है ना तो इमरजेंसी के प्रोविज़न कभी कभी लगाए जाते हैं। क्यों? कहीं होता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी क्या हो गया कि पूरे देश में इमरजेंसी लग जाए। इमरजेंसी का मतलब कि आपदा, एकदम से कंडीशन ऐसी आ गई है कि हमें कुछ मेजरमेंट लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। वो अगर एक्सटर्नल वार हो जाए, ठीक है, अगर एक्सटर्नल वार हो जाए, ठीक है ना, उसमें हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। यानी कोई आर्म्ड रेबेलियन हो जाए, कोई हथियारों से हमला कर दे बाहर से, तो हमें नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये आर्टिकल 352 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल याद रखो। स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंशियल रूल क्या हो गया कि एक स्टेट में इमरजेंसी लगा देना। क्यों भाई? अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है, अगर वो फेल कर जाए, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर स्टेट काम ना करे, 356 आर्टिकल में कहा है, तब हम इमरजेंसी लगा सकें। अगर स्टेट सेंटर का कहना ना माने, जो उसको डायरेक्शन दी गई हैं, तब भी इमरजेंसी लगा सकते हैं। 365 आर्टिकल। ये सब के सब मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। ये सब के सब चैप्टर्स हैं, प्लीज़ आप उस चैप्टर को देखिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर कि हमारे यहाँ की जो वेल्थ में कम आ जाए या कहीं संकट आ जाए, जैसे श्रीलंका में आया हुआ है, उनकी फॉरेस्ट रिजर्व घट गए हैं, तब इमरजेंसी कौन सी लग सकती है? 360 आर्टिकल के तहत हम वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। इस इमरजेंसी से क्या होता है, जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है ना, जो स्टेट और जो सेंटर में पावर डिवाइड होती हैं वो डाइल्यूट हो जाती है। सेंटर मोर पावरफुल हो जाता है, स्टेट को अंडरमाइन कर देता है, वो अपने हाथ में पावर्स ले लेता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक है 3 टायर गवर्नमेंट। 3 टायर गवर्नमेंट क्या हो गया? अब देखिए, पहले है सेंटर, फिर है स्टेट, उसके बाद हो गया हमारा क्या, हमारा हो गया लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत, म्यूनसिपलिटी। पंचायत कहाँ? रूरल में। म्यूनसिपलिटी कहाँ? अर्बन में, ठीक है। ये किसके 73rd और 74 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये लाए गए थे। 73rd किसके लिए है? पंचायत के लिए है। कब लाया था? ये इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है, 1992 में आया था। 11 शेड्यूल है, 11 शेड्यूल और 9 पार्ट है 73rd का। 74 का क्या है? 74 का 12th शेड्यूल है और 9 पार्ट ए है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है प्लीज़, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगला नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, प्लीज़ ये याद रखना, जो मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2011 में
हम कोऑपरेटिव सोसाइटी लाए थे, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया था। 3 चेंजेस हुए क्या इसमें? 3 चेंजेस हुए। एक आर्टिकल 19 में हुआ था कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का हक है। उसके बाद 43B में चेंजेस हुए थे कि प्रमोट करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। और कौन से इस आर्टिकल में चेंज हुआ था? फॉर ZH to ZT इसने न्यू पार्ट 9B ऐड किया था। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इसके आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, प्लीज़ याद रखना। तो आर्टिकल 243 ZH to ZT। अब क्रिटिसिज्म देखते हैं। क्रिटिसिज्म इसकी खिलाफत भी हुई है। क्यों हुई है भाई? इसने पहला तो कहा है कि भाई ये तो बोरोड किया गया, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया गया, इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, ये एक पूरा बस्ता है कि बोरोइंग का। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म लेकिन अनफेयर है, इलॉजिकल है। ठीक है, हमने इसमें मॉडिफिकेशन की है जो हमें सूटेबल करे हाँ इंडियन कंडीशन में। ठीक है, बी आर अम्बेडकर कहता है कि 100 सालों से फर्स्ट अमेंडमेंट फर्स्ट एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुए थे, लेकिन उसमें जो बहुत सारी कंट्री ने फॉलो किए थे। ठीक ना, दीज आर फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो भी ये कंडीशन जो कंट्री फॉलो कर रही थी वो फंडामेंटल था और सब जगह ये रिकॉग्नाइज्ड हुआ था। ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर मेन प्रोविजन मस्ट लुक सिमिलर। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है अगर इनको ओवरलुक देखा जाए तो ये सिमिलर है, इनको मोटा मोटा देखें ये सिमिलर है। न्यू थिंग्स आर फ्रेम लेट इन अ डे दैट आर वेरिएशन मेड टू रिमूव द फॉल्ट्स एंड टू अकोमोडेट टू द नीड ऑफ द कंट्री। क्या हुआ कि नई थिंग्स आई और इसके कई फॉल्ट्स को हमने रिमूव किया और एकोमोडेट किया, क्या नीड की एकोमोडेट किया जैसे कि कंट्री की नीड्स थी। ठीक है ना। द चार्ज ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ब्लाइंड कॉपी, अम्बेडकर ने कहा कि जो हम पे इल्ज़ाम लग रहे हैं ब्लाइंड कॉपी के, ये इनएडिक्वेट हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा ही नहीं है, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, इस पे इल्ज़ाम अगला क्रिटिसिज्म है कार्बन कॉपी बाई 1935 एक्ट की, जो जितने लार्ज नंबर ऑफ प्रोविजन है इसमें से लिए गए हैं। अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमने बहुत से अच्छे प्रोविज़न यहाँ से लिए हैं, उसको रिप्रोड्यूस किया है, हमें इसमें शर्म कोई भी नहीं है। अच्छा, ऑल इंडियन एंड एंटी इंडियन है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी अमेंडमेंट हुई है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आया, ये एंटी इंडियन, ये पॉलिटिकल ट्रेडिशन हमारा रिप्रेजेंट ही नहीं करता, ये सूटेबल नहीं है इंडियन सिचुएशन के लिए। हनुमंथा ने क्या कहा था कि वी वांट द म्यूज़िक, जैसे हम सितार वीणा हमारा यहाँ का ट्रेडिशन था, हमें वो चाहिए था, लेकिन हमें क्या थमा दिया गया, इन्होंने इंग्लिश बैंड थमा दिया है। और इसका अगला क्रिटिसिज्म है ये अनगांधीन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसने गांधी की फ़िलासफ़ी ही नहीं फॉलो की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रेज और बिल्ड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन को इसके ऊपर बिल्ट होना था, विलेज के ऊपर और पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के ऊपर बिल्ट होना था, लेकिन ये स्टेट और सेंटर को ज़्यादा पावर देते हैं और उनको अंडरमाइन करते हैं। एलिफेंटल साइज़, बहुत बड़ा साइज़ है। सर आइवोर जॉइनिंग क्या था, जैनिंग ने कहा था कि जो बोरिंग की है वो उसको वो जो है वो वेल सिलेक्टेड नहीं है और वो बड़ी ज़्यादा लॉन्ग है और कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना। उसके अगला इसका जो है, इसका जो अगला क्रिटिसिज्म है भाई, ये लायर के लिए एक जन्नत है, लायर के लिए एक ये स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि इसके जो इसमें फ्रेज जो ऐड किए गए हैं बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और जो ये इंक्लाइंड है कोर्ट की तरफ ज़्यादा और लेस ट्रूथफुल है, और जो क्या है लेस लाइकली टू फॉलो द मेथड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, और बहुत सारे ये लिटिगेशन को ओपन कर देते हैं। PR देशमुख का था कि इसमें सो मच वर्बेज, इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स याद किया और वर्बेज मैंने मतलब कि वोकैबुलरी में ऐड की हुई है, इसमें नथिंग न्यू, कोई भी न्यू नहीं है। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट है टू क्या डिफ़िकल्ट था कि सोशल पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट बनाया जाए जो एक वाइब्रेटिंग हो, जो एक पल्सेटिंग हो, जो एक लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट हो। क्या ये इम्पॉसिबल था कि इसमें इतने ज़्यादा वर्ड्स डाल दिए हैं, वर्ड्स ही वर्ड्स। ये शिल्डी देशमुख ने इसकी क्रिटिसिज्म में कहा है। होप करता हूँ कि आपको ये पसंद आया हो। प्लीज़ आपको पसंद आया हो, प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। प्लीज़ अगर आपने पूरा लेक्चर सुना है, प्लीज़ इसको एक बार आप लक्ष्मीकांत में जाइए और वहाँ से देखिए कि मैंने कैसा पढ़ाया है। प्लीज़ मेरे को कमेंट करके मेरे को लाइक कीजिए, क्योंकि ताकि मेरी वीडियो की फ्रिक्वेंसी बढ़े। और प्लीज़ ये मैंने जितना भी पढ़ाया है ये शॉर्ट नोट्स है लक्ष्मीकांत का, आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा।
थैंक यू। होप करता हूँ मेरा लेक्चर आपको पसंद आए।